कि मुसीबत में बहुत कम लोग ही साथ देते हैं। मुसीबत में बहुत कम लोग ही साथ देते हैं। समझते हैं जो रिश्ते को वही हाथ देते हैं। और कभी मायूस मत होना जिंदगी में रत्नाकर, कभी मायूस मत होना जिंदगी में रत्नाकर। अगर विश्वास खुद पर है सहारा नाथ देते हैं, अगर विश्वास खुद पर है सहारा नाथ देते हैं। जी। आप हैं साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुमार रत्नाकर। आप एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आप सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय शमशेरगंज, जो विकास खंड लक्ष्मणपुर, जनपद प्रतापगढ़ में, वहाँ पे आप एक टीचर की भूमिका में हैं। और आप बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं जहाँ पर आपकी ख्याति, ये तस्वीरें आप बयां करती हैं कि आप पत्र पत्रिका में बाखूबी आपकी रचनाएं और आपके जो सोशल वर्क होते हैं या साहित्यिक वर्क होते हैं वो प्रचारित किए जाते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि कलमकारों की दुनिया पर भी आपका साक्षात्कार हुआ है। आप बड़े से बड़े कवियों के साथ काव्य पाठ कर चुके हैं। आपकी रचना धर्मिता लोगों को प्रभावित करती है और आप विभिन्न संस्थानों द्वारा भारत के अनेक कोनों से साहित्यिक सम्मान पत्र प्राप्त किए हैं। आपने इंग्लिश में डॉक्टर की उपाधि भी हासिल की है। आपकी ख्याति, ये तस्वीरें, ये सम्मान पत्र बयां आपके पिता श्री भगवती प्रसाद स्वर्णकार जो शिक्षक रहे और आपकी माता श्रीमती राजपति देवी जो गृहिणी हैं, आपकी पत्नी श्रीमती कविता सोनी जो एक शिक्षिका हैं और आपकी पुत्री अमृता सोनी और आपके पुत्र अभ्युदय रत्नाकर। जहाँ तक इमरान जी की बात हो रही है, कभी हम लोग समकक्ष ही हैं, मैं थोड़ा सा उनसे बड़ा हूँ। और एक बार दीपावली पर मैं यहीं उनके घर के सामने सरला इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहीं पे हम और आशुतोष तिवारी मिलकर काव्य गोष्ठी भी किए थे, जिसमें वो शुरुआती उनका दौर था, वो भी गोष्ठी में सम्मिलित हुए थे और पढ़े भी थे। और इस तरह से वह कई मंचों पर मेरे साथ भी रहे हैं। एक बार भूषणनाथ में कार्यक्रम हुआ था तो वहाँ भी वो मेरे साथ भी रहे हैं। तो बहुत नज़दीक से जानता हूँ, चूँकि घर उनका आसपास है। लेकिन अब ये उनका अपना परिश्रम रहा कि वो वहाँ तक पहुँचे, सांसद बने। मैं उनको बधाई देता हूँ। कि रोगी अच्छाई बुराई से कहती है कि रोगी पछताओगी पुकारोगी मुझे, रोगी पछताओगी पुकारोगी मुझे। इस धरा पर उसका यदि अवतार हो गया, अच्छाई रही ना बुरा संसार हो गया। रिश्तों की कद्र है नहीं व्यापार हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी थे। ये मतलब कथाकार हैं, नाटककार हैं, कवि तो नहीं हैं, लेकिन मैं इनको अपना आइडियल मानता हूँ। इसके साथ ही साथ रामधारी दिनकर जी को, निराला जी को, इन सबको भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ। लेकिन जो विचार हैं, मैं मुंशी प्रेमचंद जी से ज़्यादा प्रभावित हुआ। जी। पाप से जीवन का सत्यानाश है, पाप से जीवन का सत्यानाश, पाप से जीवन का सत्यानाश है। पापियों का भाड़ सारा फोड़ दो, सत्य का संबल तुम्हारे पास है। झूठ का आलम्ब लेना छोड़ दो। और चूँकि कविता जो होती है, अपनी किसी समस्या को कम शब्दों में ज़्यादा व्यक्त किया जा सकता है, तो ये कविता का प्रभाव होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है, किसी को बुरा भी नहीं लगता है। तो मैंने कविता के क्षेत्र चुना और अपनी हर समस्या को, जो सामाजिक समस्या है या व्यक्तिगत समस्या है, कविता के माध्यम से कह देते हैं, लोगों तक पहुंचा भी देता हूं और लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। और मेरी जो पीड़ा भी होती है वो भी समाज तक पहुंच जाती है। अब तेरी आती है दर्द बहुत होता है, पूछता हूँ मैं तुमसे ऐसा क्यों होता है। और सांस में तुम आती हो नींद उड़ जाती है, जाने कैसे दिल में अजीब सा होता है। और ख्वाब में तुम आती हो दर्द चुरा लेती हो, मीठी मीठी बात करके हमें सुला देती हो। और सुबह जब होती है तेरी खोज करता हूँ, तेरे ना मिलने पर अफसोस बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, पूछता हूँ मैं तुमसे ऐसा क्यों होता है।
तो ये मेरी कविता बस पे चलते चलते बनी। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक बैरागी कलमकारों की दुनिया पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी चर्चा मंचों पे हमेशा होती है और जिनका होना मंच पर गर्व का विषय होता है। मैं ऐसे कलमकार श्री अरुण कुमार रत्नाकर जी के पास में हूँ, जो कि आप प्राध्यापक के साथ साथ आप एक बहुत ही अच्छे कवि हैं, जिनकी व्यंग्यात्मक शैली लोगों को प्रभावित करती है। आप बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप अपनी मद में रह के और अपनी खूबसूरती है, जो आपकी खूबसूरती का मतलब व्यक्तित्व की खूबसूरती जो है वो जो निकल के आती है वो निश्चय ही अवर्चनीय है, अवर्णनीय है। मैं ऐसे साहित्यकार से आज आपको मिलाने जा रहा हूँ। तो 4 लाइनें में एक बड़े शायर का शेर पढ़ के मैं आपसे परिचय कराऊंगा आपका, कि ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं सो बड़े रहते हैं। और ऐसे साधुओं से सस्ता है हमारा घर, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं श्री अरुण कुमार रत्नाकर जी से मैं निवेदन करता हूँ कि पहला तो मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ बातें हो जाएं, फिर कवित्व परिचय भी मैं आपका लूँगा, कि सर्वप्रथम जब आपने काव्य रचना प्रारंभ की तो उम्र के किस पड़ाव में की और कैसे अनुभव हुए आपको, और वर्तमान तक जो स्थिति है यहाँ तक पहुँचने में, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, एक बार दर्शकों को दिखा दें, बहुत सारे सम्मान पत्र, सैकड़ों सम्मान पत्र जो अभी यहाँ लगे हैं, उसके बाद भी बहुत सारे सम्मान पत्र नीचे रखे हुए हैं। तो मैं इतने सम्मान पत्र, चूँकि निश्चय ही बड़े बड़े मंचों पे, यहाँ पे बड़े बड़े मंच के सम्मान पत्र आपको मिले हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा है आपका? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे कि आपका सफ़र किस पड़ाव से शुरू हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं इंटर कर रहा था, गजाधर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर कर रहा था, उस दौरान मैं जाता था कोचिंग पढ़ने सगरा सुंदरपुर। और चूँकि हमारे एक गुरुजी हैं डॉक्टर रणजीत सिंह जी, वो साहित्यिक प्रेमी व्यक्ति हैं और वो कवि सम्मेलन करवाया करते थे। तो चूँकि मैं उनका शिष्य था, बुलाते भी थे कि आइए कविता का आनंद लीजिए, कुछ सीखेंगे, तो मैं वहाँ जाया करता था। और मन में एक होता था, यार क्यों ना हम भी मंच पे जाएं और कविता पढ़ें लोगों को देख देख करके। तो वहीं से मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे भी मंच पे जाना चाहिए और कविताएँ पढ़ना चाहिए। जब लोग तालियाँ बजाते थे तो अच्छा लगता था कि इस तरह से लोग किस तरह से प्रोत्साहित लोगों को करते हैं, बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मैं भी जाऊं, और वहीं से कहीं ना कहीं मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं भी कविता लिखूं। चूँकि मेरे पिताजी भी साहित्य प्रेमी रहे हैं और वो अध्यापक रहे हैं सगरा सुंदरपुर जूनियर हाई स्कूल में, हिंदी पढ़ाते थे, साहित्य प्रेमी थे, तो उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव रहा है। तो मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया अपनी टूटी फूटी भाषा में। तो एक दौर था, मैं MD प्रतापगढ़ में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो बस से मैं जा रहा था, कहीं ध्यान नहीं, कहीं जा रहा था, वो ऐसे खड़ा हुआ था। तो अचानक चूँकि खड़े थे, भीड़ ज़्यादा थी, तो मन में अंदर कुछ सोच रहे थे और फिर सोचते सोचते मैं जो है उसको एक काव्य का रूप दिया। और वो मेरी पहली कविता जो मैंने लिखा लगभग 1999 में पहली कविता, मतलब बस पे चलते हुए मैंने लिखा। जी, तो मेरी कविता थी कि याद तेरी आती है, दर्द बहुत होता है। याद तेरी आती है, दर्द बहुत होता है, पूछता हूँ मैं तुमसे ऐसा क्यों होता है। और सांस में तुम आती हो, नींद उड़ जाती है, जाने कैसे दिल में अजीब सा होता है। और ख्वाब में तुम आती हो, दर्द चुरा लेती हो, मीठी मीठी बात करके हमें सुला देती हो। और सुबह जब होती है तेरी खोज करता हूँ, तेरे ना मिलने पर अफसोस बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, पूछता हूँ मैं तुमसे ऐसा क्यों होता है। तो ये मेरी कविता बस पे चलते चलते बनी। और चूँकि मंच पे गुरुजी बुलाते भी थे तो कहते थे कि कुछ न कुछ सुनाइए,
तो जो बनता था सही गलत मैं उसको सुनाता था। तो धीरे धीरे वहीं से जिज्ञासा बढ़ी और लिखना शुरू कर दिया। लेकिन इतना मैं एक्टिव नहीं था, चूँकि पढ़ाई भी करनी थी, दबाव भी था, बाहर रहता था आपने दबाव। डॉक्टरेट जी, जी। की है? जी, जी। चूँकि दबाव था पिताजी का कि आपको बाहर भेजे हैं पढ़ने के लिए, तो उस पर ध्यान दीजिए, अपना करियर भी बनाना था, तो इतना एक्टिव नहीं था। लेकिन जब मैं सर्विस पा गया, उसके बाद इसके पहले मैं फ़िरोज़ाबाद में टीचिंग किया करता था। वहाँ से जब मैं 2015 में यहाँ पर आया प्रतापगढ़ में, तो कई साथी मिले, पुराने साथी, जैसे आपके हरिवंश शुक्ला जी भी हैं। मैं 2000 में एक सम्मेलन करवाया था, जिसमें आपके हरिवंश शुक्ला जी भी आए थे और उन्होंने वहीं से प्रेरणा ली थी कविता लिखने की। जी। तो थोड़ा मुझको एक्टिव किए कि यार रत्नाकर आपके अंदर ये पहले से है, तो लिखिए। तो एक मैंने कवि गोष्ठी करवाई 2015 में, उसमें कई कवि लोग आए थे, स्थानीय लोग। तो वहाँ से धीरे धीरे मैं एक्टिव हुआ और लोग जानते गए। उसके बाद मुझे मंचों पर बुलाते गए। मैं जो भी टूटी-फूटी मेरी कविताएँ रहीं, लोग पसंद किए, मेरा उत्साहवर्धन किए और विभिन्न मंचों पर जाते हुए मैंने इस तरह से अपनी जो जीवन है कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ा। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी। कि आपके इस क्षेत्र में, चूँकि हर माँ-बाप ये चाहते हैं जी। कि बच्चा हमारा नौकरी करे, जी। तो आप चूँकि कवि बन रहे थे, तो जी। आज चूँकि भारतीय समाज में जी। कवि बनना और साधु बनना जी। समाज में बड़ा जी। चूँकि दूसरे को तो बनता आदमी देखता है, जी। लेकिन अपने बच्चे को नहीं बनने देना चाहता है। जी, जी। तो उस समय आपकी माँ-बाप कैसे आपको ट्रीट किए? जी। और उसके बाद जी। जो आपकी धर्मपत्नी रही, जी। उन्होंने कैसे देखा इस चीज़ को? जी, जी। दरअसल था, मुझे तो चूँकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी से लगाव है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये इंग्लिश फ़ॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी लैंग्वेज है, लेकिन मुझे इंग्लिश में शौक़ था कि इसमें ऊँची से ऊँची डिग्री मैं हासिल करूँ। तो मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया और डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी की डिग्री मैंने भी ली है इंग्लिश में। लेकिन चूँकि हिंदी मेरा प्रिय विषय रहा है और पिताजी हिंदी पढ़ाते थे, कहीं न कहीं उनका प्रभाव भी मेरे ऊपर रहा है। तो मैंने उस क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया। और चूँकि कविता जो होती है, अपनी किसी समस्या को कम शब्दों में ज़्यादा व्यक्त किया जा सकता है, तो ये कविता का प्रभाव होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है, किसी को बुरा भी नहीं लगता है। तो मैंने कविता के क्षेत्र चुना और अपनी हर समस्या को, जो सामाजिक समस्या है या व्यक्तिगत समस्या है, कविता के माध्यम से कह देते हैं, लोगों तक पहुंचा भी देता हूं और लोग बुरा भी नहीं मानते हैं और मेरी जो पीड़ा भी होती है वो भी समाज तक पहुंच जाती है। तो इसलिए मैंने ये क्षेत्र चुना कविता का। और जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, तो मेरे पिताजी भी इसमें साथ दिए। कभी वो नहीं कहे कि आपको यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि वो पता था कि मेरे बच्चा है, ये गलत काम नहीं करेगा, जहाँ जा रहा होगा अच्छा ही काम से जा रहा होगा। साहित्य के टीचर भी? जी, हिंदी साहित्य के टीचर भी रहे हैं। और मेरी माताजी भी कभी इस पे टोकी नहीं। और जहाँ तक मेरी धर्मपत्नी का सवाल है, वो भी मेरा बहुत बड़ा सहयोग की और कहीं न कहीं इन सब का सहयोग रहा है, जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। बहुत सुंदर। तो बहुत ही अच्छा लगा और ये जान करके। और ये चीज़ें मैं जानना चाहूँगा, आप भारतीय साहित्य, जी। कुछ नाम जो आप बता सकें जिन्हें आप आदर्श मानते हैं? जी। ऐसे? हाँ, मेरी नज़र में हालाँकि मुंशी प्रेमचंद जी थे। ये मतलब कथाकार हैं, नाटककार हैं, कवि तो नहीं हैं, लेकिन मैं इनको अपना आइडियल मानता हूँ। इसके साथ ही साथ रामधारी दिनकर जी को, निराला जी को, इन सबको भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ। लेकिन जो विचार हैं, मैं मुंशी प्रेमचंद जी से ज़्यादा प्रभावित हुआ। जी। और मुंशी प्रेमचंद की कोई एक, अगर उनको बयां करना हो केवल एक लाइन में, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद जी अपने समय के एक ऐसे नाटककार, कथाकार हैं, जो उस समय करीबी को नज़दीक से देखा और उसकी पीड़ा अपने कथा में, अपने नाटक में व्यक्त की। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय वर्तमान में जी। जो साहित्यकार हैं, जी। उनमें 2-4 नाम आप बताना चाहेंगे कि जो आपको प्रभावित करते हों और समाज को भी प्रभावित करते हों? जी। मैं जब से जान समझ रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ तो शुरू में तो मैं अपने श्रद्धेय गुरु जी को भी मानता हूँ, डॉक्टर रणजीत सिंह जी को, जिनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा हूँ।
उसके बाद मैं आता हूँ तो उन्मत्त जी को भी मानता हूँ कि उनसे भी काफ़ी सीख मिली। और वर्तमान में अगर मैं देखता हूँ तो डॉक्टर दयाराम मोहरत्न जी हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने कई कभी अपने कविता के माध्यम से तमाम सारे जो समस्याएं हैं उसको स्कूल तक भी पहुंचा रहे हैं अपनी किताबों के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है, तो वहीं से मैं प्रेरित हूँ। आपने ये जो नाम गिनाए जी। वो प्रॉपर प्रतापगढ़ के हैं जी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप भारतीय साहित्य में इस समय वर्तमान में जो आधुनिक कवि हैं जी। जिन्हें बड़े नाम से जाना जाता है, उनमें 2-4 नाम आप प्रभावित करते हैं आपको? जी, उसमें मैं कुमार विश्वास को ज़्यादा महत्व देता हूँ। वो कहीं न कहीं मेरी नज़र में, चूँकि इतने बड़े प्राध्यापक भी रहे हैं और उनकी जो भाषा शैली है और जो उनके प्रेरणा हैं, वो मुझे कहीं न कहीं सीख देती हैं, कुमार विश्वास जी को। उसके बाद कोई नाम लेना चाहेंगे तो किसका? उसके बाद तो अभी फ़िलहाल जो हैं वही हैं। जी। तो मैं ये चूँकि मैं आपका घर जो है जी। घर के पास में ही जी। एक शायर हैं जी। जिनका इमरान प्रताप गढ़ी जी। नाम है। हमारे ख्याल से आपके घर से उनकी दूरी लगभग 100-200 किलोमीटर 100-200 मीटर। जी। जी। तो मैं उनके आपके संबंध कैसे रहे, उनको कैसे जानते हैं और उनको कैसे आपने देखा है, चूँकि आपके साथ उम्र के ही हम उम्र हैं और इस समय वो सांसद भी हैं, तो और राज्यसभा सांसद है। तो आप कैसे आप उनको समझते हैं, उनकी यात्रा में उनको कैसे देखते हैं? जी, 4 लाइन मैं बताऊँ कि जहाँ तक इमरान जी की बात हो रही है, कभी हम लोग समकक्ष ही हैं, मैं थोड़ा-सा उनसे बड़ा हूँ। और एक बार दीपावली पर मैं यहीं उनके घर के सामने सरला इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहीं पे हम और आशुतोष तिवारी मिलके काव्य गोष्ठी भी किए थे, जिसमें वो शुरुआती उनका दौर था, वो भी गोष्ठी में सम्मिलित हुए थे और पढ़े भी थे। और इस तरह से वह कई मंचों पर मेरे साथ भी रहे हैं। एक बार भूषणनाथ में कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ भी वो मेरे साथ भी रहे हैं। तो बहुत नज़दीक से जानता हूँ, चूँकि घर उनका आस-पास है, लेकिन अब ये उनका अपना परिश्रम रहा कि वो वहाँ तक पहुँचे, सांसद बने। मैं उनको बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर। आप बहुत ही मैं ये एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा जी। कि जब इस समय साहित्य की जो धारा लोग बहा रहे हैं जी। खासकर आपके आसपास के ज़िलों में जब देखते हैं, आपके स्वयं जो आपका गृह जिला है और आपके उसके आसपास में जो ज़िले मूलतः जैसे सुल्तानपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, जौनपुर, इलाहाबाद, ये जो ज़िले हैं, यहाँ पे जो साहित्य का प्रचलन है, जो साहित्य इस समय बह रही है धारा, वो किस प्रकार की बह रही है? क्योंकि यह प्रतापगढ़ साहित्य के लिए माना जाता है कि यहाँ बड़े-बड़े नाम हुए हैं, आचार्य भिखारी दास जैसे नाम रहे हैं, उन्मत्त जैसे नाम रहे हैं और जिनकी कीमत और लोग मतलब बड़े-बड़े नामों में लेते हैं। और 2-3 नाम ऐसे बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारे बीच जुमई खां आज़ाद जी रहे और इसी प्रकार बहुत सारे नाम रहे हैं। तो आप कैसे इन लोगों को उस समय जो 1 दशक 2 दशक पहले की साहित्य, इस समय के साहित्य में क्या फ़र्क देखते हैं और जो नई पीढ़ी कविता लिख रही है उसको कैसे देखते हैं? जी, जहाँ तक साहित्य की बात है, अब बात एक दशक 2 दशक की पहले की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उस समय का साहित्य बहुत ही अच्छा, मतलब पवित्र साहित्य हुआ करता था और वैसे ही साहित्य होना भी चाहिए, जो समाज की पीड़ा व्यक्त कर दे और अपने भाव स्पष्ट कर दे। उससे लोगों को सीख भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। और जहाँ तक वर्तमान साहित्य है, साहित्य तो है, लेकिन जब उसको हम कैटेगराइज़ करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो कहीं न कहीं उस समय के साहित्य में और अब के साहित्य में अंतर है। लोग मंचीय ज़्यादा हो गए हैं और मंच पे कहीं न कहीं फुहड़ता जो है ज़्यादा प्रचलित कर रहे हैं और वहाँ पे तालियां तो मिलती हैं, लेकिन जो साहित्य होता है उसमें स्थिरता नहीं होती है और उनके साथ ही वो साहित्य समाप्त हो जाता है। लेकिन जो पहले के साहित्य थे वो कहीं न कहीं बहुत अच्छे साहित्य हुआ करते थे और उनसे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और वैसे ही साहित्य
आज भी हमको लोगों के सामने परोसना चाहिए, जिससे आगे चल करके हमारा साहित्य मजबूत हो सके। जैसा कि हम आपको चाय लीजिए। जी और हम जैसा कि ये समझते हैं कि अब जो साहित्य मंच से पढ़ा जाता है, जी वहाँ पे आप देखें तो ऐसे श्रोता आते हैं जो कि हुल्लड़बाजी करते हैं, जी जो गंभीर रचनाएं जी होती हैं जी उनको उन कवियों को पढ़ने नहीं दिया जाता जी है। और बुद्धिजीवी श्रोता कहीं न कहीं मंचों से जी भी दूर दिखाई पड़ते हैं, जी बुद्धिजीवी कवि जी और मंच के नीचे से भी बुद्धिजीवी श्रोता भी जी गायब दिखाई पड़ते हैं। जी। कारण क्या है? दरअसल ये भौतिकवादी समाज हो गया है, और एक चारवाक दर्शन हुआ करता है कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मस्त रहो। जो आज का पीढ़ी है, आज की पीढ़ी है, उस कहीं ना कहीं चारवाक दर्शन पे जा रही है, खाओ पियो और मस्त रहो। उसको ये नहीं मतलब है कि हमको सोसाइटी को क्या देना है, बस आनंद लो, आनंद नहीं मज़ा लो, यही करती चली आ रही। और कहीं न कहीं इसका दुष्प्रभाव रहा है कि जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो लोग मंच पर या श्रोता के रूप में बहुत कम आते हैं। वो समझते हैं कि जाएँगे अभी हुल्लड़बाजी होगी, यार आनंद नहीं आएगा, चूँकि अपना-अपना समाज है। यही कारण है कि आजकल जो है बुद्धिजीवी वर्ग कहीं न कहीं कवि सम्मेलनों से हटते जा रहे हैं, और इस तरह जो फुहड़ता फैलाने वाले कवि हैं और श्रोता हैं, वो कहीं न कहीं अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या संदेश देना चाहेंगे इन ऐसे कवियों को जो बरसाती मेढकों जैसे निकल आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश उन कवियों से है कि वो भी कहीं न कहीं गंभीर रचनाएँ करें, जिससे समाज उनसे कुछ प्रेरणा ले और साहित्य में स्थिरता बनी रहे। यही मेरा उनका संदेश है। बहुत। और क्योंकि आज हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं आपसे, जी और मैं इसी में चाहूँगा कि आपके साहित्य हमारे जो श्रोता हैं जी वो आपके साहित्य से भी परिचित जी। हों, और उनको आप जो भी सुनाना चाहते हैं, जी। मैं चाहूँगा कुछ ऐसा हो जो आप सुनाएं, उन तक पहुँचे। जी जी। मैं सुनाता हूँ कि जैसे हमारा जो धर्म क्षेत्र है, वो भी कहता है कि आप सच का कभी साथ मत छोड़िए, सत्य ही ईश्वर है। जी। तो मैं वहीं से पंक्तियाँ लेता हूँ कि सत्य का संबल तुम्हारे पास है, सत्य का संबल तुम्हारे पास है, झूठ का आलम्ब लेना छोड़ दो, झूठ का आलम्ब लेना छोड़ बहुत दो, सुंदर। और जग का हर प्राणी प्रभु का दास है, सत्कर्म से जीवन को अपने जोड़ दो। वाह बाबा। जग का हर प्राणी प्रभु का दास है, सत्कर्म से जीवन के अपने जोड़ दो, सत्य का संबल तुम्हारे पास है, झूठ का आलम्ब लेना छोड़ दो। और सच्चा साथी मृत्यु तेरी खास है, सच्चा साथी मृत्यु तेरी खास है, मोह के बंधन से नाता तोड़ दो, सत्य का संबल तुम्हारे पास है, झूठ का आलम्ब लेना छोड़ दो। और जिससे भी थोड़ी सी तुमको आस है, थोड़ी सी तुमको आस है, अच्छे विचारों से ही उसको मोड़ दो, सत्य का संबल तुम्हारे पास है, झूठ का आलम्ब लेना छोड़ दो। पाप से जीवन का सत्यानाश है, पाप से जीवन का सत्यानाश, पाप से जीवन का सत्यानाश है, पापियों का भाड़ सारा फोड़ दो, सत्य का संबल तुम्हारे पास है, झूठ का आलम्ब लेना छोड़ दो। बहुत। और भी मैं चाहूँगा हमारे जी श्रोता हैं जी तो आपसे और सुनना चाहेंगे जी तो वो जो आप जी। एक बार मैं एक मैगजीन या पेपर उसमें लेख पढ़ रहा था, तो उस लेख में अच्छाई और बुराई दो बहनें थी, तो गद्यात्मक बहस उसमें दिया गया था। तो जो बुराई है अच्छाई से कह रही थी, बहन तुम मेरी बहन हो, और अब तुम्हारा यहाँ पे जलवा नहीं है इस दुनिया में, इस संसार में, जहाँ हूँ मैं ही हूँ, तो ऐसा करो तुम मुझ में समाहित हो जाओ। तो जो अच्छाई है वो कहती है बुराई से कि नहीं बहन, हूँ तो बहन, लेकिन मैं तुम में समाहित नहीं होंगी, अगर मैं तुम्हें मिल जाऊंगी तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मैं तो कहीं नहीं रहूँगी, तो जहाँ भी रहूँगी मैं अपना वर्चस्व बनाए रखूँगी। तो मैंने पंक्तियाँ, चूँकि गद्य में था, मैंने उसको पद्य में बनाने का प्रयास किया है, तो आप सबको सम्मुख प्रस्तुत है कि अच्छाई रही ना बुरा संसार हो गया, रिश्तों की कद्र है नहीं व्यापार हो गया। बढ़िया। अच्छाई रही ना बुरा संसार हो गया, रिश्तों की कद्र है नहीं व्यापार हो गया। और बुराई क्या बोल रही है कि बेईमानी बोली मेरा रुतबा है कायम, बेईमानी बोली मेरा रुतबा है कायम, भाई झूठ
मैंने बुराई या बेईमानी के भाई को झूठ माना है। और वहीं से लाइन लेता हूँ कि बेईमानी बोली मेरा रुतबा है कायम, भाई झूठ मेरा वफादार हो गया, और अच्छाई रही ना बुरा संसार हो गया, रिश्तों की कद्र है नहीं व्यापार हो गया। बुराई और क्या कहती है, या बेईमानी और क्या कहती है कि 99 लोगों के दिल में बस गई हूँ मैं। 99 लोगों जी, 99 लोगों के दिल में बस गई हूँ मैं, हर शख्स आज मेरा कर्जदार हो गया, हर शख्स आज मेरा कर्जदार हो गया, अच्छाई रही ना बुरा संसार हो गया, रिश्तों की कद्र है नहीं व्यापार हो गया। और बुराई क्या बोलती है कि अच्छाई बहन हाथ मिला लीजिए मुझसे, अच्छाई बहन हाथ मिला लीजिए मुझसे, चारों तरफ मेरा कारोबार हो गया, चारों तरफ मेरा कारोबार हो गया, अच्छाई रही ना बुरा संसार हो गया, रिश्तों की कद्र है नहीं व्यापार हो गया। अब अच्छाई बहन से अपना धैर्य खो चुकी है, बुराई बहन को जवाब देती है। अपने उत्तर में क्या जवाब देती है आपके सम्मुख है कि अच्छाई बहन अपना धैर्य खो चुकी थी, अब अच्छाई बहन अपना धैर्य खो चुकी थी, अब बोली पानी अब तो सिर के पार हो गया, बोली पानी अब तो सिर के पार हो गया, अच्छाई रही ना बुरा संसार हो गया, रिश्तों की कद्र है नहीं व्यापार हो गया। अच्छाई बुराई को और क्या जवाब देती है कि सैकड़ा पूरा नहीं कर पाई हो अभी, सैकड़ा पूरा नहीं कर पाई हो अभी, मेरा भाई सत्य वजनदार हो गया, मेरा भाई सत्य वजनदार हो गया, अच्छाई रही ना बुरा संसार हो गया, रिश्तों की कद्र है नहीं व्यापार हो गया। अच्छाई और बोलती है बुराई से, क्या बोलती है कि महकूंगी मैं गुलाब की तरह सुन लो तुम, महकूंगी मैं गुलाब की तरह सुन लो तुम, यदि एक शख्स भी ईमानदार हो गया, यदि एक शख्स भी ईमानदार हो गया, अच्छाई रही ना बुरा संसार हो गया, रिश्तों की कद्र है नहीं व्यापार हो गया। और आप देखते होंगे जब कोई व्यक्ति मुसीबत में आता है तो सोचता है हे भगवान मैंने क्या किया है जो मुझे ये मुसीबत पड़ रही है। तो मैं वही पंक्तियाँ लेता हूँ। अच्छाई कहती है कि ऊपर वाला मीन्स ईश्वर, ऊपर वाला मेरा ही मुरीद है बहन, ऊपर वाला मेरा ही मुरीद है। क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य का साथ देता है, देर सही लेकिन सत्य का साथ देता है। कि ऊपर वाला मेरा ही मुरीद है बहन, हर व्यक्ति मीन जो 99 थे, हर व्यक्ति तेरा उसका गुनाहगार हो गया, अच्छाई रही ना बुरा संसार हो गया, रिश्तों की कद्र है नहीं व्यापार हो गया। और अंतिम बंद है कि रोगी, अच्छाई बुराई से कहती है कि रोगी पछताओगी पुकारोगी मुझे, रोगी पछताओगी पुकारोगी मुझे, इस धरा पर उसका यदि अवतार हो गया, अच्छाई रही ना बुरा संसार हो गया, रिश्तों की कद्र है नहीं व्यापार हो गया। अच्छा, और मैं डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे साथ डॉक्टर अरुण रत्नाकर जी हैं। जी जी। और मैं आपसे छोटे बंद, अगर कोई आपको कहे कि एक बंद आपको पढ़ना है कोई, तो वो क्या पढ़ेंगे आप? मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि जी, मैं एक मुक्तक आप सम्मुख देता हूँ कि मुसीबत में बहुत कम लोग ही साथ देते हैं, मुसीबत में बहुत कम लोग ही साथ देते हैं, समझते हैं जो रिश्ते को वही हाथ देते हैं। और कभी मायूस मत होना जिंदगी में रत्नाकर, कभी मायूस मत होना जिंदगी में रत्नाकर, अगर विश्वास खुद पर है सहारा नाथ देते हैं, अगर विश्वास खुद पर है सहारा नाथ देते हैं। जी। और एक मैं 4 पंक्तियाँ और देता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो जज्बात समझते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जज्बात समझते हैं, जो बंदे नेक होते हैं वही दिल में उतरते हैं। और प्रदर्शन की दुनिया में नहीं फंसना कभी यारों, जो अच्छे काम करते हैं वही इतिहास बनते हैं, जो अच्छे काम करते हैं जो अच्छे काम करते हैं वही इतिहास बनते हैं। बहुत बहुत सुंदर जी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, ये वार्ता और काव्य परिचय आपको पसंद आया है तो ऐसे ही इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूर तक पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।